हेलो, मैं हूं महेश कोरी। थिंक्सर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत पर तुर्कों का आक्रमण के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अलब्दिगिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सुबुक्तगिन के बारे में पढ़ेंगे और फिर महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अलब्दिगिन को, जो 932 से लेकर 972 तक गद्दी पर रहता है, गजनी के गद्दी पर रहता है। यह एक तुर्क सरदार रहता है और ये क्या करता है कि गजनी साम्राज्य का स्थापना करता है, ठीक है, और स्थापना कर स्वतंत्र तुर्क राज्य को स्थापित करता है। तो ये कौन करता है? तो अलब्दिगिन करता है। और अपनी राजधानी किसको बनाता है ये? तो ये गजनी को ही अपनी राजधानी बनाता है। और जब इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो फिर कौन राजा बन जाता है? तो प्रीतिगिन राजा बन जाता है और ये 972 से 977 तक शासन करता है। और प्रीतिगिन के बाद कौन शासक बनता है? तो सुबुक्तगिन शासक बनता है, जो 977 से लेकर 997 तक रहता है। जो सुबुक्तगिन रहता है वो क्या करता है? देखिए, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं हम लोग। अलब्दिगिन का गुलाम और दामाद था। सुबुक्तगिन कौन था? तो अलब्दिगिन का गुलाम और दामाद था, ठीक है। तुर्कों का भारत पर प्रथम आक्रमण इसी के नेतृत्व में हुआ था और अफगान के राजा जयपाल से हुआ था, ठीक है। मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो तुर्कों का भारत पर आक्रमण होता है तो वो कौन करता है? तो ये सुबुक्तगिन ही करता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन एग्जाम पर आता है कि किस तुर्क ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया, तो क्या आंसर होगा? तो सुबुक्तगिन ने किया था प्रथम आक्रमण, ठीक है। और किस पर करता है? तो अफगान के राजा जयपाल रहता है उस वक्त, तो उस पर करता है, क्योंकि उस वक्त अफगान क्या रहता है? भारत का ही हिस्सा रहता है, ठीक है। और जो आक्रमण होता है इसका अंत कैसे होता है? तो एक संधि के साथ इस आक्रमण का अंत होता है, ठीक है। इसके विषय में डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा बेटा इस्माइल शासक बना। मतलब सुबुक्तगिन के दो बेटे रहते हैं, एक इस्माइल और एक महमूद गजनवी। तो जो इस्माइल रहता है वो शासक बन जाता है, छोटा बेटा। लेकिन क्या करता है, जो बड़ा बेटा महमूद गजनवी रहता है वो उसको हटाकर खुद ही गद्दी पर बैठ जाता है। सुबुक्तगिन के बाद उसका बेटा महमूद गजनवी गजनी के सिंहासन पर बैठता है। और ये कब से कब तक रहता है? तो 998 से लेकर 1030 तक ये शासन करता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका जन्म कब होता है। तो 1 नवंबर 971 में इसका जन्म होता है। इसका पिता कौन रहता है? तो सुबुक्तगिन ही इसका पिता रहता है। पिता सुबुक्तगिन के समय में ये महमूद गजनवी जो रहता है वो खुरासान का शासक रहता है, ठीक है। इसको 2 उपाधियाँ दी गई थी। कौन कौन उपाधि दी गई थी? तो इसको यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी गई थी। क्या क्या? यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी गई थी। तो किसने दी थी ये उपाधि? तो ये बगदाद के खलीफा ने दी थी। अल आदिर बिल्लाह नाम था। क्या नाम था खलीफा का? तो अल आदिर बिल्लाह। ये बगदाद का खलीफा था, ठीक है। और महमूद गजनी ने ही क्या किया है कि 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। इसका मृत्यु कब होता है? तो 1030 में इसका मृत्यु हो जाता है। और ये क्या करता है? भारत पर जब आक्रमण करता है उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो लूटपाट करना और धन प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य रहता है। और महमूद गजनवी किस वंश का रहता है? तो ये यामिनी वंश का रहता है। यदि क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी किस वंश का रहता है, तो क्या आंसर करेंगे हम लोग कि ये यामिनी वंश का रहता है, ठीक है। महमूद गजनवी की लड़ाइयाँ। अब हम लोग महमूद गजनवी की लड़ाइयों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जयपाल के साथ लड़ाई होता है 1001 में, फिर अब्दुल फतेह दाऊद के साथ 1005 में, फिर आनंदपाल के साथ 1008 में, राज्यपाल के साथ 1018 से 19 में, फिर विद्याधर के साथ 1021 से 22 में, और सोमनाथ के साथ होता है
सोमनाथ मंदिर लूटता है। ये कब? 1024 से 25 में। फिर अंतिम जो लड़ाई होता है इसका जाटों के साथ होता है 1027 में। ठीक है, तो अब हम लोग एक ठो करके सबका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जयपाल का अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, हम लोग अब जयपाल को देखते हैं। जयपाल देखिए 961 से लेकर 1001 तक ये शासन करता है। ये कहाँ का शासक रहता है? तो ये पंजाब और अफगान का शासक रहता है। ठीक है, ये वही जयपाल है जिसका लड़ाई सुबुक्तगिन के साथ भी होता है। ठीक है, ये हिंदुशाही राजवंश का एक शासक रहता है। इसका पिता का नाम क्या है? तो हतपाल। और इसका पुत्र कौन रहता है? आनंदपाल। इस आनंदपाल के साथ भी महमूद गजनी का लड़ाई होगा आगे चलकर। ठीक है, तो इसका राज्य का केंद्र कौन रहता है? तो पेशावर जो रहता है वो राज्य का केंद्र रहता है इसके राज्य का। इसका राज्य का विस्तार कहाँ तक रहता है? तो लघमान से कश्मीर तक और सरहिंद से मुल्तान तक। कहाँ तक? तो लघमान से कश्मीर तक और सरहिंद से मुल्तान तक इसके राज्य का विस्तार रहता है। और इसका मृत्यु कब होता है? तो 1001 में इसका मृत्यु होता है। ठीक है, ईश्वर का शत्रु महमूद गजनवी का जो इतिहासकार रहता है वो इसको ईश्वर का शत्रु बताता है। मुसलमानों का भारत में प्रथम प्रवेश इसी के समय में हुआ था। 977 में जब सुबुक्तगिन का आक्रमण होता है उस वक्त होता है। सुबुक्तगिन द्वारा पेशावर तक अधिकार कर लिया गया था। और सुबुक्तगिन क्या करता है? जब आक्रमण करता है तो वैसे तो राजा जयपाल को वो हरा नहीं पाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि संधि होता है और संधि के तहत राजा जयपाल का कुछ क्षेत्र सुबुक्तगिन को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद महमूद गजनवी से हार कर 1001 में आत्महत्या कर ली। और महमूद गजनी से जब ये हार जाता है तो क्या करता है? इसको बहुत ही शर्म आता है कि वो उससे हार गया, मतलब कि अलाउद्दीन इसको नहीं हरा सका, सुबुक्तगिन नहीं हरा सका, लेकिन महमूद गजनवी हरा दिया। तो ये क्या करता है? इसको शर्म आता है, जिसके कारण ये क्या करता है कि आत्महत्या कर लेता है, अग्नि में अपने आप को समाहित कर देता है। ठीक है, इस तरह से इसका मृत्यु हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब्दुल फतेह दाऊद। ठीक है, अब्दुल फतेह दाऊद 1005 में मुल्तान पर आक्रमण कर महमूद गजनी ने इसे हरा दिया। मतलब अब्दुल फतेह दाऊद को कौन हराता है? तो महमूद गजनवी हरा देता है। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण करके इसको हरा देता है और फिर उसको कैद कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब्दुल फतेह दाऊद को देख लिए। अब हम लोग आनंदपाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आनंदपाल ये कौन है? ये आनंदपाल वही है, कौन? जयपाल का जो बेटा रहता है आनंदपाल, वही आनंदपाल है ये। ठीक है, तो ये हिंदुशाही राजवंश का तीसरा और अंतिम शासक रहता है आनंदपाल। जयपाल का पुत्र था ये। 1008 में ग्वालियर, कन्नौज, अजमेर, उज्जैन की संयुक्त सेना के साथ महमूद से लड़ा लेकिन हार गया। ठीक है, किसको लेकर लड़ा? तो ग्वालियर, कन्नौज, अजमेर, उज्जैन की संयुक्त सेना के साथ लड़ा, लेकिन क्या हो जाता है? अंत में इसका हार हो जाता है। 1008 में इसका अंत हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? तो राज्यपाल आ जाता है। कन्नौज का राजा ये रहता है। 1018 से 19 में इसके साथ युद्ध होता है महमूद गजनवी के साथ। और बिना युद्ध किए हुए ये क्या होता है कि राज्यपाल भाग जाता है। बुंदेलखंड के कालिंजर का चंदेल शासक जो रहता है कौन? विद्याधर। ठीक है, ने मित्र संत राजाओं की सहायता से इसकी हत्या कर दी। मतलब होता क्या है कि जब विद्याधर देखता है कि वो बिना युद्ध किए ही महमूद गजनवी से डरकर भाग जाता है, तो विद्याधर क्या करता है कि इसकी हत्या करवा देता है, क्योंकि विद्याधर उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक रहता है। और जब देखता है कि राज्यपाल अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं करता है और बिना युद्ध किए ही भाग खड़ा होता है, तो ये उसको मरवा देता है। और ये इस तरह से इसको मरवा तो देता है, लेकिन इसी कारण से क्या होता है कि महमूद गजनवी के साथ इसका लड़ाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी ये सोचता है कि वो मुझसे डरकर भाग गया तो इसने उसको मरवा दिया, तो इसी कारण से फिर इसका लड़ाई भी होता है। तो हम लोग आगे इसका लड़ाई देखते हैं। तो विद्याधर के साथ यहाँ लड़ाई होता है। देखिए, अब विद्याधर के बारे में पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं।
ये चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा रहता है और शक्तिशाली राजा रहता है ये, ठीक है। मुसलमान लेखक इसको किस नाम से जानते हैं, तो चंद्र एवं विद्या भी इसको कहा जाता है मुसलमान लेखकों के द्वारा, ठीक है। कंदारिया महादेव मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर है जो कहाँ है, तो खजुराहो में स्थित है। खजुराहो कहाँ है, एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश का एक शहर है, ठीक है, खजुराहो। वहाँ पर कंदारिया महादेव मंदिर है। वो किसने बनाया है, तो ये विद्याधर के द्वारा ही बनाया गया है। 1019 से 22 तक महमूद से ये युद्ध लड़ता है और क्या होता है कि इस युद्ध में मतलब विद्याधर को वो हरा नहीं पाता है महमूद गजनवी, तब उसके साथ संधि हो जाता है और 1021 से 22 में महमूद ने संधि कर 15 किला इसको इनाम में दे देता है। तो विद्याधर को क्या मिल जाता है, तो 15 किला इनाम में मिल जाता है इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अब सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर, ठीक है। अब देखिए सबसे चर्चित आक्रमण महमूद गजनवी का यही रहता है जो 1024 से 25 में होता है, ठीक है। 20 लाख दिनार की संपत्ति यहाँ लूट लेता है महमूद गजनवी और मुख्य शिवलिंग के टुकड़े कर जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जड़वा देता है। और क्या करता है, गुजरात का शासक भीमदेव या मूलराज प्रथम था, इसे भी महमूद ने हरा दिया। गुजरात के शासक को भी ये हरा देता है। और 1027 में जाटों से अंतिम लड़ाई हुई। इसका 1027 में क्या होता है, जाटों से अंतिम लड़ाई होता है और सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण कर कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तब क्या किया कि जाटों ने लड़ाई करके इससे कुछ संपत्ति को छीन लिया था। और एक चीज छूट गया कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग इस सोमनाथ मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग महमूद से संबंधित कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो यही था, ठीक है, महमूद गजनवी। महमूद की सेना में सनवंदराय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर थे, ठीक है। और उपाधियाँ कौन कौन सी धारण की थी इसने, देखो तो यमीन उद्दौला, यमीन उल मिल्लाह, गाजी, बुता किशन और सुल्तान। गाजी का मतलब क्या होता है, गाजी का मतलब हो जाता है क्या, विधर्मियों का विनाश करने वाला, ठीक है। और बुता किशन मतलब मूर्ति भंजक, मतलब कि मूर्ति को तोड़ने वाला, ठीक है। तो ये सब उपाधियाँ उसने धारण की थी। महमूद गजनवी ने ही सबसे पहले संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए। और महमूद गजनवी ने ही क्या किया था, सबसे पहले संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। और इसके सिक्कों में एक तरफ अरबी लेख में लिखा होता था और दूसरा तरफ संस्कृति लेख लिखा होता था। और इस सिक्के का वजन कितना था, तो 3 ग्राम का था ये सिक्का, ठीक है। और इसके दरबार में जो विद्वान थी, ठीक है, ये सब विद्वान इसके दरबार में रहते थे। इसका मृत्यु कब होता है, तो 1030 में इसका मृत्यु हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी और फरूखी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो इसे ज़रूर शेयर करें। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।